जी मिस। Assalamu alaikum. वालेकुम I have अस्सलाम। I have done graduation from Shalatish University, microbiology, and currently I am doing GST job ग्रेट ग्रेट। तो for कितना Midas. एक्सपीरियंस हो गया मैम आपका? मुझे जो है तकरीबन 7-8 साल हो गए एक्सपीरियंस जो है डिफरेंट जॉब्स के लिए तैयारी के लिए ग्रेट। दैट्स तैयारी ग्रेट। करवाती हूँ। पहले भी करवाती थी और मतलब टीचिंग से जो है मैडम रिलेटेड रही हूँ मैं। ओके। मैडम I think दैट्स गुड। we should directly start the Different class. jobs This will be a they we differ. should we should directly start the class. This will be very long for everyone to. Uh, ओके। we will take the introduction another time. We should हाँ सर start बाहर from the class. सर Start from the डेफिनेटली सर। class. Okay. ओके सर, डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट द क्लास बाय द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। क्या इम्पोर्टेंट क्वालिटी है टीचर की? कोई एक दो स्टूडेंट मुझे बता दें। Patience, patience is the most important quality of a teacher from my point of view. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। यस। मैं टीचर को अपने आई मीन सब्जेक्ट पे फुल कमांड हूँ और हम्म। क्लास मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकें, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और इंगेज करें। सबसे पहले उनको फैसिलिटेट करें स्टूडेंट्स को हम्म। और उनको कॉन्फिडेंस दें और क्लास में एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी जो है ना कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट हो। और अगर छोटे हम्म। बच्चे हैं जैसे आई एम एन ईसीटी तो अर्ली चाइल्डहुड टीचर BPS 15, तो फिर ये है कि हमें उन्हें एंगेज करना होता है क्योंकि बच्चों का मूड नहीं होता पढ़ने का। सबसे पहले तो आ रहे हैं तो बिल्कुल। हो रहे हैं या फिर वो चाहते हैं रिलैक्सेशन, तो हम एक्टिविटीज करवाते हैं, उनको एंगेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं टूवर्ड्स एजुकेशन। और उनको खेल खेल में ही हम लोग जो है एक्टिविटीज में ही उनको जैसे कलर्स नेम है, वेजिटेबल्स नेम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं या लेटर्स हैं या फिर डिजिट्स हैं, तो ये हम उन्हें टीच करते हैं ऐसे कि बिल्कुल मतलब उन्हें पता भी नहीं चलता ना महसूस अंदाज में। लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा तो जाहिर है हम्म। पूरा स्कूल लेके चल रहे हैं। सिर्फ हमारे यहाँ ईसीटी नहीं है, हमारे यहाँ ये और बड़ी क्लासेस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिसिप्लिन भी लेने और साथ में हमें उसको भी ऑल कंटिन्यू राइट। करना होता है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, आप लोगों की एक्टिवनेस के लिए मैंने क्वेश्चंस किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम वेलकम करते हैं आपको ओरिएंटेशन सेशन में। मुझे उम्मीद है कि मैं तमाम टीचिंग लाइसेंस होल्डर्स जो फ्यूचर के हैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मैं युसरा असलम हूँ और मेरा 10 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मैं ट्रेनिंग देती रही हूँ और ख़ुद भी स्टेम लीडरशिप की ट्रेनिंग मैंने हासिल करी है। इसके अलावा करंटली एज SST में ज्वाइन करने वाली हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, और एज अ EST मैं करंटली काम कर रही हूँ एज एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो कि सिर्फ टीचिंग लाइसेंस होल्डर्स को ही ये पोस्ट हासिल हुई है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी फ्यूचर लाइसेंस होल्डर्स होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, टीचिंग लाइसेंस क्यों इसेंशियल है? अब हम पता तो चल गया कि एक प्रोसेस हुआ और लाइसेंस के जरिए क्या होता है। लाइसेंस के जरिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम अपनी नेशन को सेव कर रहे होते हैं और वर्ल्ड वाइड ये प्रोसेस चल रहा था कि लाइसेंस होल्डर्स को ही सिर्फ टीचिंग करने दी जाती थी और बाकी इतने आराम से पाकिस्तान की तरह हम टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर ये हमारी कंट्री में अलाउ है कि आपने क्या भी पैशन आपका कुछ भी है लेकिन प्रोफेशन आप टीचिंग बना लेते हैं आराम से ना। किसी ने BCom भी किया हो, कोई फार्मासिस्ट हो या किसी ने MBA भी किया हो, तब भी वो आराम से आके टीचिंग कर सकता है। अभी जो करंटली JSTs अपॉइंट हुए, इस बात का सबूत है कि B.Ed भी नहीं उसमें मांगा गया। लेकिन डिफरेंस कहाँ से आएगा? डिफरेंस आएगा जब आप लाइसेंस ले लेंगे, क्योंकि आपकी करियर प्रमोशन के लिए वो इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी और एक रेज आपको मिल जाएगा अपनी जो जॉब है उसमें एक रेज मिल जाएगा, एक ग्रेड में रेज मिल जाएगा, अप्रेजल मिल जाएगा। अगर आप ग्रेड 14 पर काम कर रहे हैं तो आप ग्रेड 16 पर काम करने लगेंगे। और अगर आप एक HST हैं तो आपका अलाउंस लग जाएगा टीचिंग लाइसेंस का।
और इसके अलावा अगर आप जॉब में नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ग्रेड 16 की जॉब ऑफर होगी इंशाल्लाह। तो अब इस पैशन के साथ हमें ये कोर्स ज्वाइन करना है, कंटिन्यू करना है कि हम जो जो यहाँ से सीखेंगे वो अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि टेस्ट में बेसिकली हम करके वही आएंगे जो हम क्लासरूम में कर रहे हैं। हम जो आपको यहाँ से सिखा रहे हैं वो आपने आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है, ठीक है? क्योंकि लाइसेंस लेकर हम दूसरों को भी सेव करते हैं और खुद स्किलफुल हो जाते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह ताला इस चीज़ पर हम काम करेंगे। और फिर एक बहुत ही बड़ा अच्छा ऑप्शन हमें मिलेगा कि हम इंटरनेशनल टीचिंग मेथड से, उनके स्टैंडर्ड से अलाइन हो जाएंगे। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी हमारी वर्थ होगी इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। आप सभी लोग जानते हैं कि लाइसेंस मैंडेटरी हो गया, फ्यूचर में बिल्कुल मैंडेटरी हो जाएगा, और एक स्किल टीचर को नॉन स्किल टीचर को डिफरेंशिएट करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम अपने कोर्स कंटेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने पहले टेस्ट दिया है? No, Ma'am. this is not for me. नहीं दिया, ठीक है। तो अगर हम कोर्स कंटेंट की बात No, करें, ma'am. ओके ओके, अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करें तो 40% इसमें कंटेंट नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, जो कि एमसीक्यूज की सूरत में होगी। ठीक है, एमसीक्यूज की सूरत में जो कंटेंट नॉलेज है उसमें 8% मैथमेटिक्स, ठीक, 8% मैथमेटिक्स होगा उसके अंदर, 8% इंग्लिश, ओके, 8% मैथ्स, 8% इंग्लिश एंड 8% एसएसटी, 8% उर्दू और 8% साइंस, यानी कि 8 5 40। तो ये 40% आपके एमसीक्यूज होंगे, वो कंटेंट नॉलेज से होंगे। ठीक है, अगर आप एलिमेंट्री लेवल का दे रहे हैं टेस्ट, तो आपको ये चीजें पढ़नी होंगी। कहीं से भी आपको कुछ भी मटेरियल मिलता है, साइंस की बुक से फैक्ट्स हैं वो आप पढ़ें, ठीक है? और इंशाल्लाह ताला जो हम इनिशिएट करेंगे वो अपने सीआरक्यूज से करेंगे। सीआरक्यूज का कभी किसी ने नाम सुना है? व्हाट इज मीन बाय दिस सीआरक्यू? Constructive response question. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपने सिर्फ टिक नहीं करना होता, आपको क्वेश्चन जस्ट लाइक अ सब्जेक्टिव पेपर, आपको इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना आंसर देना होता है 3 to 4 लाइंस में। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन की काइंड होती है ईआरक्यूज। ईआरक्यूज फिलहाल लास्ट पेपर में हमारे पास नहीं थे, एलैबोरेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम एमसीक्यूज और सीआरक्यूज तक ही रहते हैं। सीआरक्यूज का जो तमाम पोर्शन है वो पेडागोजी से रिलेटेड था, यानी कि जो हम, अगर जो हम आपको इजी वर्ड में बताएं तो जो बीएड में जो पढ़ते हैं हम, जो थ्योरीज पढ़ते हैं, जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज पढ़ते हैं, वो सबकी सब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगी, उससे कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। तो हमें इसी तरह से अपना काम करना है, अपनी लर्निंग स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम स्ट्रेस में भी ना आए, और हम ऐसी टेक्निक सीख लें कि हम थ्योरी का नाम सुने और हमें याद आ जाए, अच्छा भाई वाइगॉट्स की थ्योरी है तो सोशल इंटरेक्शन की बात होगी, पियाजे की थ्योरी है तो लर्निंग बाय डूइंग की बात होगी। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम आपको कीवर्ड्स और छोटे छोटे जो है वो फॉर्मेटिव चेक्स बता देंगे, जिससे आपको आपकी स्मार्ट लर्निंग होगी, क्योंकि एक कम्पिटेटिव एग्जाम है। देखिए, अभी तो ये हुआ कि 6 से 7% लोगों ने पास किया एग्जाम, तो सभी को ये ईएसटी यानी कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर बना दिया गया। कोई एक भी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब वाला जिसको ना प्रमोट किया गया, सबको प्रमोट किया है। ठीक है, लेकिन अब फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है, तो बहुत लोग इसको ज्वाइन करेंगे। जब बहुत लोग ज्वाइन करेंगे तो इसकी सूरत एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह बन जाएगी, यानी कि जिसका मेरिट ऊपर वो आगे, जिसका मेरिट नहीं बन सका वो फिर वेटिंग पे जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कॉम्पिटेटिव में हमें टॉप में आना है। टॉप के लिए हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज जब यूज होंगी जब आप सेशंस कंप्लीटली लेंगे और जो भी आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं आप उसको सक्सेसफुली करेंगे, और फिर मुझे रिफ्लेक्शन देंगे उसकी। जब हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा तो हमें पता चलेगा हमारी क्लास कितनी एक्टिव है। ठीक है, अच्छा जी, पेपर पैटर्न के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है अभी। इज देयर एनी क्वेश्चन? No, ma'am. ओके ओके, चलिए अब मैं पूछ सकती हूँ कि कितना परसेंट हमारा No, everything is clear right now. क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, चलिए अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चैट में देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीआरक्यूज? आर दे ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप?
Subjective type. एग्जैक्टली, वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं अब हम। सब्जेक्टिव टाइप, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि हमें वहां पर बैठ के सोचने का टाइम नहीं होगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा इशू जो आया, जो हमने सर्वे किया है, वो कैंडिडेट्स को ये इशू आया कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमसीक्यू होगा तो हम कुछ भी टिक कर देंगे। ठीक है, अब सब्जेक्टिव आया तो उनको वो वर्ड्स ना मिले कि वो बात जहन में तो आ रही है थ्योरी, लेकिन 4 लाइनों में कैसे डिस्क्राइब करें। तो ये एक इशू आया, टाइम मैनेजमेंट अच्छा का बहुत मैम, इशू। एक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे। जी। जो CRQs होंगे हमारे पास, वो 60% होंगे या वो भी 40% होंगे? नहीं, वो 60% होंगे। CRQ ओके ओके, सिक्सटी थैंक यू। परसेंट ठीक है। हम्म। और वो सबके सब पैरागोजी से ही रिलेटेड होंगे, यानी कि टीचिंग मेथड से ही। ठीक है, तो उस पर हमें ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो एमसीक्यूज थे वो तो बहुत इजी थे। अगर आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का वो दिखा टेस्ट रिजल्ट उठाकर देखेंगे ना, जो उन्होंने शीट दी है स्टेडा की वेबसाइट पर है, तो उसमें एमसीक्यूज में तो मोस्टली लोग पास हो गए। प्रॉब्लम कहाँ, ये सीआरक्यूज में। वहां पर उन्होंने इस तरह का पेपर बना दिया कि एक्टिविटीज डिजाइन करें। एक बहुत स्मार्ट किड है आपकी क्लास में और एक बहुत ही ज्यादा निकम्मा किड है, तो अब आप एक एक्टिविटी डिजाइन करें जो दोनों पे काम करे। तो ये सारी चीजें वही कर सकता है जो डेली लाइफ में और अपनी क्लासरूम प्रैक्टिस में करता है। ठीक है, क्योंकि वहीं बैठकर सोचना और इतने कम टाइम में सोचना, ये भी एक चैलेंज था। ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं आप। हम्म। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब रोट लर्निंग, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉपी राइटिंग। अच्छा, ये किसी ने क्वेश्चन किया है। मैम जरा इसको स्लाइड को जूम कर दे, थोड़ा सा इनलार्ज कर। मैं बिल्कुल करती हूँ। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी एंड उर्दू। इट वाज उर्दू, मिस इतरत। आई एम रिप्लाइंग टू मिस इतरत राइट नाउ। अच्छा जी, ये देखिए सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कौन सा मेथड सबसे इंटरेक्टिव रहेगा। अब रोड लर्निंग शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन सबको रोड लर्निंग का मतलब नहीं पता होता। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं पता, कॉपी नोट्स नहीं पता, लेक्चर मेथड नहीं पता। अब ये चारों मेथड हम जान लेंगे तो हमें पता चलेगा। Lecture method. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, डेमोन्स्ट्रेशन, आई थिंक ऑब्वियसली इट्स, डेमोन्स्ट्रेशन। Lecture ऑब्वियसली method. इट्स, नो इट्स। अभी Demonstration. हम राइट आंसर की तरफ नहीं जा रहे। मैं आपको अभी वो साइंस बता रही हूँ कि क्या लॉजिक होती है क्वेश्चन के पीछे। ये देखिए, एमसीक्यू जो एक आ गया, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू मैंने एग्जांपल के लिए दिया आपको, लेकिन जब ये चारों मेथड हमें पता होंगे कि व्हाट इज रोड लर्निंग, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन, व्हाट इज लेक्चर मेथड, तभी हम राइट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर, जिन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन कहा है, इसका आंसर डेमोन्स्ट्रेशन ही है। लेकिन ये मैंने आपको इजीएस्ट बात करी है। अगर इसकी जगह कोई कोलैबोरेटिव लर्निंग की कोई टेक्निक होती जिनके मिलते जुलते नाम होते हैं, तो फिर वहां पर हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, इस इंशाल्लाह और भी इससे ये आगे बढ़ेंगे। क्या लेटर T है, Q है। T. हम्म। इकरा। ठीक है। अच्छा, सबसे Brown ज्यादा जो इश्यूज color. आते हैं प्रिपरेशन में, किसी भी प्रिपरेटरी सेशन में, Blue letters. सिलेबस बहुत ज्यादा है, Brown color स्मार्टली से। उसको हमने शॉर्ट करना है। The blue line. ठीक है, इतना ज्यादा जो बीएड लोग 4 साल में या जैसे 1.5 साल में कर रहे हैं, हमें वो वाली बुक्स स्मार्टली कवर करनी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के साथ भी करनी है, और हमें एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट इश्यू ना हो, प्रिपरेशन के टाइम पर भी ना है। एक ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा पूरी प्रिपरेशन के दौरान। और इंशाल्लाह आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस होगी कि किस चीज को कितना कवर करना है। अब इतना टाइम एक ही थ्योरी में नहीं निकाल देना कि दूसरी थ्योरी में ही हम जो है वो कर ही ना पाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब हम पढ़ने बैठते हैं एजुकेशन की कुछ थ्योरीज, तो हमें लगता है कि एक जैसी हैं। क्या आप में से किसी को लगता है कि कुछ कुछ एक जैसी हैं? मैंने अभी ये पढ़ी थी, दूसरे में भी यही आ गया, तीसरे क्वेश्चन में भी यही आ गया। मेरे साथ ये बहुत मसला होता है। एक तो ये होता है कि मैं वो थ्योरीज करके जो ना सब सब पता नहीं मैशअप कर देती हूँ, उनका मैशअप ही बना देती हूँ। समझ से बाहर है, ये मसला है मेरे साथ बहुत है। मैं तो ये वाला मसला आता है, तो हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स
रखने होंगे, कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स अपने जहन में रखने होंगे कि बस हमने वो नाम देखा हो और हमें वो थ्योरी में जो एक्चुअली है वो याद आ जाए। जैसे वाइगोट्स्की को आप याद रखें सोशल इंटरेक्शन से। एग्जैक्टली कोई ऐसी ट्रिक्स हो कि बस नाम देखे बंदा थ्योरी याद आ जाए, जो बिल्कुल, तो बहुत आपने ज्यादा थ्योरीज भी बहुत ज्यादा है एजुकेशन की, अब लर्निंग के हवाले से, हर चीज के हवाले से। तो उसमें मेरे बिल्कुल। साथ तो स्पेशली, मुझे और का तो नहीं पता, स्पेशली मेरे साथ ये होता है कि सब जो होता है ना वो हम्म बिल्कुल एक मिक्सअप हो जाता है। ये बहुत बिल्कुल। प्रॉब्लम है मेरे साथ जी। जी जी बिल्कुल इसी तरह होता है। फिर यही चीज हमें एग्जाम में मसला करती है कि स्ट्रक्चर गाइडेंस नहीं होती, क्योंकि हम खुद पढ़ रहे होते हैं। हम खुद पढ़े, हमें लगता है हमें ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया, लेकिन जब तक कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है। अभी फिर इंशाल्लाह ताला हम इस चीज पर वर्क करेंगे कि आपने थ्योरी का नाम देखा और आपको फिर याद आ गया, फिर उसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर इंशाल्लाह। ठीक है। और कंपटीशन को इंशाल्लाह हमने compete करते हुए आगे ही बढ़ना है। मैम मुझे एक सवाल करना था कि जो आपने जी 8% जो इंग्लिश मैथ और साइंस का बोला, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। वो 1 to 8 की बुक से ही आता है? अगर देखिए अभी गवर्नमेंट ने जो टेस्ट लास्ट ईयर अनाउंस किया था वो एलिमेंट्री लेवल का था, तो उसमें 1 till 8 की बुक्स थी। अब एक्सपेक्टेड है कि अगर वो सेकेंडरी लेवल का अनाउंस करते हैं तो फिर आपको 6 to मैट्रिक करना होगा, 6 to मैट्रिक की बुक्स। अच्छा अच्छा, ओके। अभी इससे पहले देखिए सिलेबस वो दे देंगे, जब एलिमेंट्री आया था तो 1 month बिफोर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक सिलेबस दे दिया था। स्टेटा की वेबसाइट पर भी मौजूद था, आईबीए की वेबसाइट पर भी था कि 1 till 8 की इंग्लिश उर्दू मैथ साइंस से ही आएगा। और एग्जैक्टली जो इंग्लिश में जो पैराग्राफ आया था कॉम्प्रिहेंशन, वो वहीं से ही आया था, इंग्लिश की बुक का ही था वो। तो मैम ये जो जी पीएसटीज है ये भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अप्लाई से मतलब है कि जिस तरह ईसीटी का आपने का प्रमोट हो जाते हैं, जी तो ईसीटी मतलब की जो हम बात कर रही हैं, अर्ली चाइल्डहुड जी टीचर। नहीं नहीं, ये जो हम पीएसटीज हैं, जब बीएड का हम्म ये 1.5 ईयर का, उसके बाद हम्म जो हम देंगे ये टेस्ट देंगे लाइसेंस, टीचिंग लाइसेंस का, हम्म तो उसमें हम बिल्कुल। प्रमोट होते हैं आगे, लाइक जीएसटी या इस तरह से। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आप अभी हमारे बैच में कुछ ईसीटीज हुए हैं प्रमोट, ग्रेड 16 पर आ गए वो। कुछ पीएसटीज हैं और कुछ जेईएसटीज हैं। तो पीएसटीज के लिए भी बहुत ये बेनिफिशियल है। हमारे ग्रुप के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पीएसटीज हैं, वो रहेंगे अपने स्कूल में ही, उनके स्कूल में ईएसटी की पोस्ट जनरेट कर दी गई और वही है, अपने स्कूल में ही है, लेकिन ईएस ऐसा ईएसटी पढ़ा रहे हैं वो। ओके। अभी जब पोस्टिंग देखें होती है तो और चीजें पता चलेंगी, सामने आएंगी, लेकिन कुछ हैं पीएसटीज हमारे ग्रुप में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस मैम, यस। ओके ओके। बीएड ऑनर्स 2.5 years वाले, देखिए ये तो अभी पॉलिसी आएगी जब पता चलेगा, अभी तक तो होंगे एलिजिबल, होंगे एलिजिबल अब तक सेकेंडरी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक रोड मैप दिया हुआ है। उसमें ये मेंशन है कि जो सेकेंडरी लेवल का टेस्ट होगा उसमें वो 1.5 years को भी इंटरटेन करेंगे। ठीक है। तो होपफुल रहे इंशाल्लाह कि अगर टेस्ट सेकेंडरी लेवल का आता है तो उसमें फिर 1.5 पीरियड हो या 2.5 हो, कर सकेंगे वो इंशाल्लाह। ठीक है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन दें आप लोग मुझे, 1 to 2 minutes लें और चैट में लिखें कि आप अपने टीचिंग मेथड को कहाँ देखते हैं। क्या आपने कभी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नाम सुना है? तो पहले क्वेश्चन को देखें सिर्फ अभी कि जी, बीएड हैव में। यू एवर थॉट अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? ओके, बुशरा ने सुना है, सुना है, ठीक है। ऑल अस्सलाम राइट। वालेकुम, राबिया हम वाले बात कर रही हूँ। मैम, जी वालेकुम अस्सलाम। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा है मैंने, हम्म और थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ इस बारे में। तो ठीक। ब्लूम बेंजामिन ने ये थ्योरी पे वो जो मेथड था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। मैम थोड़ा लाउड 19 बोलिएगा। हम्म 1956 में ब्लूम हम्म बेंजामिन ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था मेथड, टीचिंग हम्म मेथड, और फिर 2001 में इसमें थोड़ा इसको मॉडिफाई किया था बाद में। सही। ऑल राइट। लेकिन है क्या ये टीचिंग स्ट्रेटेजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, क्या है ये? जी, ये टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड है। ओके।
ठीक है, चलें फिर अब आपको बताते हैं कि क्या है टीचिंग। देखिए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बेंजामिन ब्लूम्स ने डिफरेंट एजुकेशनिस्ट आते गए, अपनी अपनी थ्योरीज देते गए, लेकिन बेंजामिन ब्लूम्स आए, उन्होंने प्रॉपर फ्रेमवर्क दे दिया टीचिंग के लिए। जो प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया, उसमें उन्होंने कुछ वर्ब्स यूज किए कि हम ये करेंगे तो बच्चा ये सीखेगा, ये करेंगे तो बच्चा ये सीखेगा। ठीक है, तो वही हमने अब करना है। मैं स्लाइड निकाल रही हूँ उसकी। अच्छा जी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग। देखिए, एक्चुअली क्या हो रहा था कि हम क्लास में पढ़ा रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया क्लास में, और बच्चे ने डिफाइन भी कर दिया उसको, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब नहीं कोई आउटपुट निकल रहा, वो उससे कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ फैक्टर्स नहीं है उसको समझ आ रहे। ठीक है, तो फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने, बेंजामिन ब्लूम्स ने आके इन चीजों को जरा ऑर्डर में किया। ऑर्डर में किया कि कुछ उनके लेवल्स थे लोअर ऑर्डर और कुछ थे हायर लेवल। उन्होंने स्टार्ट किया कि बच्चे की लर्निंग कहाँ से होती है। उन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया, हायरार्की फ्रेमवर्क, उन्होंने कहा कि रिमेंबर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को कोई भी बात बताते हैं तो वो सबसे पहले उसको याद रखता है। याद रखने के लिए हम उसका असेसमेंट करते हैं, तो उससे एग्जाम में पूछते हैं डिफाइन करो फोटोसिंथेसिस इफ यू नो, डिफाइन करो। ठीक है, फिर एक और थोड़ा सा ऊपर गए तो हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करी। उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करी कि अब वो रटी रटाई डेफिनेशन तो नहीं सुना रहा। अब उससे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांग ली हमने कि भाई क्या है प्रोसेस, जरा डेफिनेशन से हट के बताओ। तो ये थोड़ा सा ऊपर लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ठीक है, ये अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पेपर का बहुत मेजर पोर्शन लेती है, तो इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया है। इसका जिक्र तकरीबन हर लेक्चर में ही आएगा, क्योंकि इसके हवाले से पैराग्राफ दे दिया गया और बोला गया कि इसके एमसीक्यूज बनाइए। ब्लूम्स ने कहा आप बताइए ये वाली बात ब्लूम्स के हिसाब से एक्टिविटी ये सही है गलत है। तो इसलिए ये बहुत अहमियत की हामिल है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हायरार्की जो आप पैरामिड देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें से पूछा जाए कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग कौन से हैं, यानी कि हर बच्चा कर लेता है वो आराम से, वो डेफिनेशन है, रिमेंबर वाला लेवल है और अंडरस्टैंड का लेवल है। ये दो लेवल्स ऐसे हैं जो एवरेज बच्चा भी रट्टा लगा लेगा, और उसको समझा दिया गया वो समझा भी देगा। फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बच्चों को एडिशन सिखाते हैं। अब एडिशन में हम उनको डेफिनेशन तो नहीं सिखाते, लेकिन वो बता सकते हैं हमें कि 2+2 मेक्स 4, या फिर वो एप्पल्स के जरिए बता सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर देंगे वो। अब उन्हें अगर हम वर्ड प्रॉब्लम दे दें, यानी कि थर्ड लेवल पे हायर ऑर्डर पे ले गए हैं, बच्चों को अप्लाई करने के लिए बोल दिया, वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब थिंकिंग बच्चे की बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कुछ क्रिएट करने के लेवल पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम फोटोसिंथेसिस के लेवल पे देखें तो अप्लाई करने के लिए बोला उसको हमने, कुछ कोई उसकी इक्वेशन दे दी। अगर हम 9-10 लेवल पे बात कर रहे हैं, या 7 में भी अब तो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, कि हमने उसको रिएक्टेंट दे दिए, प्रोडक्ट नहीं दिए, या फिर हमने उसे कोई प्लांट दे दिया। हमने उसे प्लांट दे दिया, बोला कि भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, अब इस पे अप्लाई करो। अब वो क्या अप्लाई कर रहा है, क्या वो उसे धूप में रख रहा है, क्या वो उसको पानी प्रॉपर टाइम से दे रहा है, क्या उसने उसका फर्टिलाइजर चेक किया है। अब वो सारी जो उसने रिमेम्बर की थी डेफिनेशन और जो एक्सप्लेन किया था प्रोसेस, उसको वो अप्लाई कर रहा है। अगर वो अप्लाई कर रहा है तो वो हायर ऑर्डर थिंकिंग, ये जो देख रहे हैं आप ऊपर जा रहा है लेवल, इसकी तरफ जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है। उसकी लर्निंग हो रही है कि वो अप्लाई करने के काबिल हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो हमने उसकी नीचे वाली जो दो चीजें, रिमेम्बर और अंडरस्टैंड, इस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़े। हमने उसको केस दे दिया कि एक प्लांट है, वो धूप में रखा है और एक शेड में रखा हुआ है। एक को हमने वाटर दिया, एक को नहीं दिया। अब आप एनालाइज करें कि मसला कहाँ आ रहा है, जो प्लांट ग्रो अच्छा नहीं कर रहा, क्या रीजन है उसके बिहाइंड। अब वो जाएगा उसके लीव्स चेक करेगा कि इसके लीव्स में जो है वो जिसको पानी नहीं दिया गया उस प्लांट के लीव्स में पीलापन आ गया है, और ये प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहे। या फिर अगर फ्लावर्स थे तो वो मुरझा गए हैं, फ्लावर्स जो है वो ब्लूम जैसे पहले कर रहे थे धूप में रखने से वैसे नहीं कर रहे। तो अब उसकी एनालिसिस है कि उसको उसके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या हम उससे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको जवाब आ रहा है कि मैंने धूप में नहीं रखा,
इसलिए ये हो रहा है, मैंने इसको पानी नहीं दिया इसलिए ये हो रहा है। तो अब वो एक आगे के लेवल पे चला गया, एनालाइज के लेवल पे। ठीक है, अब वो सिर्फ टॉक एंड चॉक, रिमेम्बर, रट्टा, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन से आगे बढ़ गया एक हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल पे, एनालाइज के लेवल पे। ठीक है, अब उसमें वो रिसर्च भी कर रहा है। अच्छा, ये दो दो वर्ब्स हैं, इसके लिस्ट ऑफ वर्ब्स है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि एनालाइज की जगह एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और आपको उस वर्ब्स की लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि सवाल उससे भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो एनालाइज का ही वर्ड इस्तेमाल करें, लेकिन ये मोस्ट जनरल वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट इससे किया है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसने एनालाइज भी कर लिया कि भाई ये मसले हैं, क्यों प्लांट ग्रो नहीं किया। ठीक है, अब वो इवेल्युएट कर रहा है। इवेल्युएट का मतलब है अब वो इस काबिल हो गया है कि अपने गलतियों को बता सके। ठीक है, और क्रिटिसाइज कर सके अपने मॉडल को कि ये मेरी चीजें थी, ये मसले थे। एनालाइज और इवेल्युएट बहुत ही करीबी हैं, बहुत एक जैसे हैं तकरीबन। ठीक है, अब वो इवेल्युएट कर पा रहा। इधर इसने गलती जांची थी कि मैंने धूप में नहीं रखा इसलिए प्लांट ग्रो नहीं किया, पानी नहीं दिया। अब इधर वो उस गलती को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क बना रहा है, इवेल्युएट कर रहा है कि अच्छा जी, इसको अगर मैं आधे घंटे धूप में रख दूंगा तो ये हो जाएगा, या फिर मैंने 5 दिन इसको पानी दिया तो ये वापस पहले जैसे ही हो जाएगा, या फर्टिलाइजर चेंज किया तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब वो मोस्ट हाईएस्ट ऑर्डर, HOD के नाम से भी आता है, हॉट्स पर पहुंच गया कि अब वो क्रिएट के लेवल पे पहुंच गया। अब अगर उससे कहा जाए कि भाई अब आप एक कोई प्रोटोटाइप या कोई मॉडल या कोई प्रोजेक्ट बना लें कि प्लांट्स को किन चीजों की जरूरत है, या प्लांट्स को जिन चीजों की जरूरत कब है कब नहीं है, अब वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के काबिल हो गया। तो यानी कि कहाँ डेफिनेशन से शुरू हुई थी बात, अब वो एक मॉडल बना पा रहा है, ट्री का मॉडल बना पा रहा है, उसमें वो शो कर रहा है। चले हम इसके अलावा एक और एग्जांपल से इसको लेते हैं कि पास्कल्स लॉ का अगर नाम सुना हो आप लोगों ने, या न्यूटन के लॉ की बात कर लेते हैं। न्यूटन का लॉ है फॉर एग्जांपल कि एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर ये मुश्किल लग रही है एग्जांपल तो आप लोग बताइए, हम कुछ और साइंस के अलावा बात करते हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए चैट में या वॉइस से। नो मैम, इजी है, आप एक्शन ये आसान है। आसान है, ठीक है। नो अगर किसी को भी मुश्किल है तो वो मुझे बता सकता है, आई हैव नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब हम न्यूटन की लॉ की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने उसको याद करा दिया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बच्चे ने याद कर लिया। अब ये उसका इनिशियल, द मोस्ट इनिशियल लेवल है, रिमेम्बर के लेवल पर वो खड़ा हुआ है अभी। ठीक है, उसने बस ये चीज याद कर ली, उसे पता नहीं है कि ऐसा होता भी है या नहीं होता, कि एक्शन का रिएक्शन होता है या नहीं होता, उसे कुछ भी नहीं पता अभी। ठीक है, अब उसने थोड़ा सा जो है वो, टीचर ने उसको एक्सप्लेनेशन भी वर्बली ही करवा दी कि भाई बॉल को दीवार पे मारोगे बॉल वापस आएगी। तो बच्चे ने कहा हाँ ऐसा तो होता है भाई, मैं बॉल मारता हूँ दीवार पे, दीवार मुझे बॉल वापस देती है। अब उससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के काबिल हो गया वो बच्चा, कि अब डेफिनेशन से हट के आगे बढ़ गई ये बात, कि वो बता भी पा रहा है कि हाँ टीचर भी समझ गई, जी बिल्कुल इनकी समझ में आ गया जो ये बता पा रहा है। अब उनको जो है वो बॉल्स दे दी गई हैं, अब उन्होंने दीवार पे मारी है, अब उनके सामने आई भी है। अब बॉल के अलावा उन्होंने कहा कि चले मैं अपना इरेजर उछाल कर देखता हूँ। उन्होंने इरेजर उछाला तो उनको पता चला कि एक्शन का रिएक्शन भी है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है। अब वो अप्लाई करने के काबिल हो गए हैं, थर्ड लेवल पर आ गए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि मजीद वो ऊपर हॉट्स पर गए, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल पर। अब उन्होंने एनालाइज किया कि मैं जोर से मारूंगा बॉल तो दीवार भी मुझे जोर से ही वापस करेगी, मैं जब हल्के से मारूंगा बॉल तो दीवार भी मुझे हल्के से ही वापस करेगी। तो कुछ फैक्टर्स उनके आ गए कि जितनी फोर्स वो लगा रहे हैं दीवार भी उतनी ही फोर्स लगा सकती है, उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकती। और अगर मैं बिल्कुल ही हल्के से दीवार पे मार रहा हूँ उससे ज्यादा तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं खींच लेना है बॉल को, दीवार पे तो जाएगी ही नहीं बॉल। ठीक है, तो अब ये उन्होंने एनालाइज करने के काबिल हो गया वो बच्चा। ठीक है, अब वो इवेलुएट करेगा कि अगर मुझे बॉल जोर से अपने पास चाहिए तो मैं जोर से मारूं दीवार पर, और अगर मुझे जो है वो, अब मैं क्रिकेट पे वो अप्लाई कर लेगा इस चीज को कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब मुझे एक्शन का रिएक्शन तेज चाहिए तो मैं बॉल को हिट ज्यादा करूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी, उसके बाद वो क्रिएट करने के काबिल हो जाएगा। यानी कि अगर उससे कहा जाए कि भाई अब आप एक मॉडल बना लीजिए कि हमें किसी दूसरी क्लास को ये एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ समझाना है, किसी जूनियर ग्रेड को, अब आप कोई मॉडल बना लें, अब वो क्रिएट करने के काबिल हो जाएगा। हो सकता है वो गत्ते से ये कार्टन से कोई स्लाइड बना ले,
हो सकता है कि वो कोई गोल्ड मार्क मशीन बना ले, जिसमें वो बॉल के जरिए दिखा रहा हो कि बॉल कहाँ कहाँ जा रही है, जहाँ एक्शन हो रहा है वही रिएक्शन हो रहा है। हो सकता है कि वो कोई कैटापुल्ट बना ले, वो जो गुलेल होती है आइसक्रीम स्टिक से एक्शन का रिएक्शन दिखाने के लिए, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो लेवल्स हैं इनके आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नो मैम, क्लियर। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये पैराग्राफ है, देखें एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आया था वो इस तरह आया था। ठीक है, आपके पास एक पैराग्राफ आ गया। अभी इसको हम 1 मिनट लेते हैं, रीड करते हैं। Energy is the ability to do work and it exists in different forms such as light energy, heat energy, sound energy, chemical energy and electrical energy। अब ये बात सिर्फ बताई गई है ना, उसको दिखाया है कुछ हमने, बस बता दिया और रिमेम्बर याद करने के लिए बता दिया कि एनर्जी क्या है, ताकत है काम करने की, और हीट एनर्जी साउंड एनर्जी काइंड है एनर्जी की। अब बच्चा सिर्फ रिमेम्बर कर रहा है और उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। जो हमारी रोड लर्निंग है उसका ड्रॉबैक ही यही है कि वो रिमेम्बरिंग पे आके रुक जाती है। ठीक है, जो जिसको आप कह लीजिए कि पुराने जमाने की लर्निंग या जो पैटर्नाइज लर्निंग है, जो रट्टाफिकेशन है, वो रिमेम्बरिंग पे आके रुक जाती है, उससे आगे बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप पे गए। वी कैन अंडरस्टैंड दैट दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल, लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रन्स आवर अप्लायंसेस। ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब एनर्जी की डेफिनेशन पता थी, क्या कर रही है एनर्जी। अब उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ भाई, एनर्जी मुझे दिख रही है कि उसके घर के बिजली के आलात चलाने के काम आ रही है, और उसका खाना जो पक रहा है वो भी एनर्जी से ही पक रहा है, ये सूरज एनर्जी दे रहा है। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ गई है। अच्छा जी, इफ वी स्विच ऑन फैन वी अप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी टू रोटेट द ब्लेड्स अप्लाइंग। अब उसने पूरा का पूरा एक केस बना लिया, बच्चा समझ गया कि मैं स्विच ऑन करता हूँ तो फैन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने मोटर को दे देता है, मोटर घूमना शुरू करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो ब्लेड्स को भी वो एनर्जी दे देती है, ब्लेड्स भी घूमना शुरू हो जाते हैं। अब वो अपनी जो सिर्फ एक नॉलेज थी कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, उसको उसने ना सिर्फ रिमेम्बर रखा बल्कि उसने अंडरस्टैंड करके अप्लाई भी कर दिया, बल्कि उसने उसको अब अप्लाई भी कर दिया एक सिनेरियो, डेली लाइफ सिनेरियो से। अच्छा जी, ये सारा डिजिटल लाइसेंस का प्रोसेस हो ही इसीलिए रहा है कि हमारी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो चाइल्ड की ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट से मीन्स कि उसकी एज अ होल पर्सनैलिटी में वो चीज नजर आए। अगर उसने कोई चीज सीखी है तो वो अप्लाई करने के काबिल हो जाए, सिर्फ ऊपरी बाला ही वाला पढ़ाई ना हो। ठीक है, तो अब ये चीज हमें यहाँ भी देखें इंटरलिंक हो रही है कि अप्लाई के लेवल पे वो अपने घर में देख रहा है कि हाँ भाई फैन के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो उसने आगे दे दी, तो वो अप्लाई के लेवल पे पहुंच गया बच्चा। ठीक है, अब बाय एनालाइजिंग वी नोटिस दैट एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सच एज केमिकल एनर्जी इन फूड चेंजिंग इनटू मस्कुलर एनर्जी व्हेन वी वॉक। अब वो मजीद देखिए अप्लाई से बढ़ के वो एनालाइज पे आ रहा है। एनालाइज में वो मजीद क्या नाम है, डेली लाइफ से एग्जांपल दे रहा है कि वो एनर्जी जब कब ज्यादा होती है उसके अंदर, जितना केमिकल एनर्जी फूड की सूरत में वो अपने अंदर लेगा उसकी मसल में एनर्जी ज्यादा आएगी। ठीक है, scientists and students evaluate which type of energy is more useful in certain situations, like choosing solar energy over fossil fuels for being cleaner। अब वो evaluate कर रहा है, अखज़ करने के काबिल हो गया है कि साइंटिस्ट क्यों नेचुरल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं। अब वो इवेल्युएट कर रहा है, एनालाइज तक तो बात ठीक थी, अब इवेल्युएट करने के काबिल हो गया, यानी कि थोड़ा सा वो साइंटिस्ट वाली सोच उसके अंदर पैदा हो गई। ठीक है, अब वो सोचेगा कि मैं जरा एनर्जी के मसले आ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल खत्म भी हो सकता है, ये नेचुरल गैस जो मेरे पास आ रही है हमेशा नहीं आएगी, हो सकता है ये फॉसिल फ्यूल है कभी खत्म भी हो जाए, और ये सन जब तक चल रहा है, जब तक दुनिया चल रही है, लेकिन हमारा जो ज्यादातर गुजर बसर है वो फॉसिल फ्यूल पर है, पेट्रोल चाहिए। तो अब वो जरा इस काबिल हो जाएगा कि अच्छे शहरी की तरह वो रिड्यूस रिसाइकिल रीयूज पर आए, तो वो इवेल्युएट कर रहा है चीजों को। ठीक है, और फाइनली वी कैन क्रिएट अ न्यू आइडिया सच एज डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स दैट यूज रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड और सोलर पावर टू सेव रिसोर्सेज। अब फाइनली वो ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो जाएगा बच्चा, कुछ क्रिएट करने के काबिल हो जाएगा, कुछ सिंथेसाइज करने के काबिल हो जाएगा कि जिससे वो मुआशरे के लिए अपनी जो उसने एनर्जी की हाँ, डेफिनेशन समाज शुरू में, दासी का नंबर कैसा काम आया है?
जो एनर्जी की डेफिनेशन उसने पढ़ी थी पहले लेवल पे, अंडरस्टैंड किया था, उसको रिमेम्बर किया था, अब आखिरी लेवल पे आके वो कभी हम उसको नहीं पहुंच सकते थे वापस। क्रिएट करने के काबिल हो गया। अब वो अब आराम से उसको क्रिएट कर पा रहा है कि अब मैंने जो है वो वरना किसी के इसीलिए पास कहीं से भी निकलते नहीं है कभी भी। अब वो आराम से जो है वो उसको क्या बोलती हो क्रिएट माँ? कर रहा है। अच्छा जी, अब वो क्रिएट लेवल पर पहुंच गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक पैराग्राफ देती हूँ, उसमें इस तरह से ये जो मैंने रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग ये लिखा हुआ है, इवेल्युएटिंग, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब जो मैं पैराग्राफ दूंगी उसमें आपको एनालाइज करना है कि वेयर इज रिमेम्बरिंग एंड वेयर इज क्रिएटिंग। ठीक है, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। चलें जी। अब चल अब चैलेंज आप लोगों के लिए ये है, वाटर प्योरिफिकेशन मेथड्स आर द वेज। अब आप इसको पढ़ें जरा, इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, इसको आप पढ़ेंगे और मुझे चैट में बताएंगे कि इसमें पहला जो रिमेम्बरिंग है वो क्या रिमेम्बर करा, इस पैराग्राफ में हम बच्चे को रिमेम्बर क्या कराना चाह रहे हैं। या तो आप मुझे वॉइस से भी बता सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। इसमें बेसिकली मैम हम ये बता रहे हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड को सिंपल बता रहे हैं बच्चों को कि वो किस वे में यूज्ड होता है, टू रिमूव डर्ट, टू रिमूव जर्म्स एंड Water हार्मफुल purification सब्सटेंस method are the ways used ऑफ to remove वाटर। dirt, germs, and harmful substance from water. boiling, filtration, chlorination, and distillation. Uh, ठीक है, ठीक है, it's यानी कि remember. मेन मकसद, अगर हम बच्चे से, अगर इससे हम कोई क्वेश्चन बनाएं तो क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज मीन बाय वाटर प्यूरिफिकेशन, व्हाट आर few What are methods the of water methods? purification, water Yeah, purification method, what are the exactly, not इन विच वेज वी आर यूज्ड टू वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड, ये भी बन सकता है। एग्जैक्टली। तो अभी तक सिर्फ हम उससे नाम How पूछ to रहे हैं, हम उसकी purify water? हाउ टू प्यूरिफाई वाटर, बिल्कुल वो हम अच्छा जी, रिमेम्बरिंग अगर आपसे कहा Like जाए कि usage of water, या benefits of water, यूजेस ऑफ वाटर, बेनिफिट्स ऑफ क्लीन वाटर। use or हम्म yeah, how water डिफाइन is वाटर प्यूरिफिकेशन। beneficial or important for our lives. हम्म ऑल राइट, अगर मुझे इससे या फिर एक एग्जामिनर को पूछना हो कि इसमें डिफाइन के लेवल का कोई क्वेश्चन बनाइए, या फिर आप रिमेम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिए कि कोई क्वेश्चन बनाइए कि इससे मैं कुछ नहीं, कुछ ना क्रिएट करा रही हूँ ना मैं इसमें एनालाइज करा रही हूँ, मैं सिर्फ रिमेम्बर वाला एक मैं चाह रही हूँ कि आप क्वेश्चन बना दें, इससे मैं सिर्फ रिमेम्बर कराना है मुझे इससे, तो क्या बनाएंगे आप। How to डिफाइन purify वाटर water? प्यूरिफिकेशन मेथड, व्हाट इज वाटर हम्म, प्यूरिफिकेशन मेथड। हाँ, नेम सम वेज इन विच वाटर कैन बी प्योरिफाइड, थ्रू विच वाटर कैन बी प्योरिफाइड। ठीक है, तो अब तक ये यानी कि शुरू की मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई ये बात कि डिस्टिलेशन तक हम सिर्फ रिमेम्बर पर ही हैं, राइट। Yes, ma'am. ओके, Yes. वी कैन अंडरस्टैंड दैट। अच्छा जी, अब रिमेम्बर से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, Understand. अंडरस्टैंड। अब आप बताइए कि अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, वेयर इज अंडरस्टैंड हायरार्ची लेवल इन दिस पैराग्राफ। We give the in this paragraph there's some examples like such as boiling, filtration, chlorination, and the distillation. So these are the understanding by which the student, we teacher can clarify and understand the and giving some examples to students. वेरी गुड, कि हम प्योरिफिकेशन बेसिकली कर क्यों रहे हैं, क्योंकि क्लीन वाटर हमारे लिए सेफ है। अब ये अंडरस्टैंडिंग पहुंच गई बच्चे तक।
ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग से ऊपर बेसिकली इसमें जाते हैं। टीचर ने कुछ एग्जांपल्स दे दी जिसकी वजह से उसको जो है ना क्लैरिफिकेशन हो गया एक तरह से किसी भी स्टूडेंट को। बिल्कुल ठीक। अब आगे पहुंचते हैं तो कौन सा लेवल आता है? एनालाइज। हम्म ठीक, उसके अंदर क्या करेगा? अप्लाई और एनालाइज चलें समहाउ। हम्म एनालाइज में वो अगर एनालाइज कर रहा है बच्चा कि व्हेन वी बॉईल वाटर एट होम वी यूज अ प्यूरिफिकेशन मेथड टू किल जर्म्स, ये एनालाइज कर रहा है। ये ठीक अप्लाई है। कर रहा है और उसको एनालाइज करने में मदद मिलेगी। अप्लाई कर रहे हैं पहले देखिए, एनालाइज बच्चा से घर पहले जाके उसने फॉर वाटर को बॉईल एग्जाम्पल से जो करेगा तो ये शुरू हो रहा है वो हमारा एप्लीकेशन है। अप्लाई है। फॉर देन एग्जाम्पल से जो देन शुरू हो रहा है वो आफ्टर एप्लीकेशन। वो देखेगा कि पानी जो है साफ हो गया है तो ये एनालाइज करना होगा। देन पहले उसने पुट द बॉईल किया, एनालाइज। ये अप्लाई हुआ, हाँ, देन उसने पानी को देखा, समझा कि हाँ ये साफ हो गया, इसमें जर्म्स किल हो गए हैं, तो हम्म एनालाइज हो गया। एनालाइज जांच लिया उसने कि अब ये क्या, इसके अंदर इम्प्योरिटीज थी जिसकी वजह से पानी गंदा था। ठीक है, अब मजीद आगे बढ़े और वो समझ गया कि डिस्टिलेशन होगा तो कौन सी इम्प्योरिटीज खत्म होंगी, क्लोरीनेशन होगा तो उससे बैक्टीरिया किल होगा, एनालाइज करने के काबिल हो गया। अब आगे बढ़े, फिर क्या आया? इवैल्यूएट। इवेलुएट किया उसने। एक्सपर्ट्स स्टडी दीज मेथड्स टू डिसाइड व्हिच वन इज द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव। अब वो इवेलुएट कर रहा है कि कौन सा अच्छा है मेथड, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इकोनॉमिकल हो और मैं आराम से उसे कर सकूं, या फिर किसी रिसर्चर को मैं राब्ता करूं कि मैं अपने घर में क्या कर सकता हूं या कोई इंडस्ट्री अपने एरिया में क्या कर सकती है। अब ये उसकी इवेलुएशन चल रही है। आखिर में क्या हुआ बताइए टीचर्स, डियर He can कैंडिडेट्स? create such as क्रिएटिंग making low cost water filters using sand, gravel and charcoal to help communities without access to clean water. ये उसको बेसिकली एक क्रिएट कर ली एक चीज के एज अ प्रोजेक्ट उसने स्टूडेंट हम्म है, हाँ, फाइनली तो अब ये वो एक क्रिएट लेवल प्रोजेक्ट, हो गया। जी बिल्कुल, क्रिएट करने के काबिल हो गया। एक मिनी अपने लैब, अपने डेस्कटॉप लेवल पे वो कुछ बना सके कि अपने डेस्क, स्कूल की डेस्क पे वो शो करके दिखा सके। कोई लंबा चौड़ा उसने प्लांट नहीं बनाया और उसने छोटा सा एक फिल्टर बना लिया। ये आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है। किसी का माइक खुला हुआ है, क्या है प्रॉब्लम? अब आप लोग अपने माइक थोड़ा सा म्यूट कर लें। अच्छा जी। अब फाइनली बच्चा इस काबिल हो गया कि वो सैंड फिल्टर, ग्रेवल और चारकोल की मदद से क्लीन वाटर एक्सेस अपने इलाके में दे सके, और उसे फिर ये भी पता होगा कि वो पानी पीने के काबिल नहीं होगा, इस्तेमाल के काबिल होगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही अपने एनालाइज के लेवल पे पढ़ चुका है कि बैक्टीरिया जो है वो किल होता है क्लोरीनेशन से। अभी उसने लास्ट में क्रिएट लेवल पे कोई बैक्टीरिया किल करने का मेथड तो किया ही नहीं उसने, तो सैंड, ग्रेवल, चारकोल ये सब यूज किया। ठीक है, चलिए मैं डीप साइंस में चली गई थी। अब देखिए, इस तरह का एक पैराग्राफ आएगा आपके पास और आपसे कहा जाएगा कि इसमें एनालाइज लेवल मुझे जांचना है बच्चे का, तो आप कोई इससे सवाल बनाइए जो एनालाइज लेवल को कैटर करे। तो एनालाइज लेवल का सवाल किस तरह बनाएंगे अगर आ जाता है इस तरह का हमारे पास कोई पैराग्राफ? चैट में आप लोग मुझे बता सकते हैं। Which method? राइट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो इस तरह आप लोगों का वॉइस बहुत ज्यादा आपस में मिक्स हो रहा है ना, तो किसी की आवाज नहीं आती, तो काइंडली अगर चैट में टाइप कर दें तो बेहतर हो जाएगा। और मैं देखूंगी भी कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है फिर। ओके, आसमा शम्स आप कह रहे हैं कि आफ्टर अप्लाइंग एनालाइज, जी एनालाइज का अगर क्वेश्चन बनाना है, अब मैं ये चेक कर रही हूँ, मैंने पूरे लेक्चर में पढ़ा दिया, बच्चा क्रिएट तक पहुंच गया, लेकिन मैं एग्जाम में सारा नहीं पूछ रही, मैं एग्जाम में उससे डेफिनेशन नहीं पूछ रही, क्रिएट नहीं पूछ रही, मैं एनालाइज का कुछ पूछना चाह रही हूँ। तो मैं उसे कैसा क्वेश्चन बना के दूँ?
अच्छा देखिए, एनालाइज में हम उससे हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्योरिफाइड एंड अनप्योरिफाइड वाटर, वेरी गुड। और भी कुछ डिफरेंशिएट हम करा सकते हैं, विच मेथड इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन। अच्छा, विच मेथड तो देखिए एनालाइज के लेवल को नहीं कर रहा, ये विच मेथड जो मैम अतिया ने जवाब दिया, देखिए ये रिमेंबर है, ठीक है, रिमेंबर की लेवल को कैटर कर रहा है। अगर ये आप जवाब देंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपको और समझने की जरूरत है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ब्लूम्स देख लेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, इन ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन प्योरीफाइड एंड अनप्योरीफाइड वाटर है, ये समहाउ ठीक है, बल्कि ठीक है बिल्कुल। अच्छा जी, हाउ वाटर प्योरिफिकेशन मेथड इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, हाउ, कैसे, ठीक है, अभी व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ वाटर प्यूरिफाई और नॉट, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट योर वाटर इज प्यूरिफाइड और नॉट, क्या सिम्टम्स है, ठीक है, ये भी एनालाइज करने के लेवल पर है, ठीक है। राइट, इजी मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, नो मैम, सलमा रियाज मैम, ये भी आपने जो इजी मेथड है ये एनालाइज के लेवल के नहीं लिखे हैं, बल्कि आपने रिमेंबर के लेवल के लिख दिए, इसमें सिर्फ बच्चे को इजी मेथड के नाम पूछ रही हैं आप, उसकी और कोई थिंकिंग नहीं निकाल रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन, एग्जैक्टली, इट कैन बी अ क्वेश्चन, कि हम उससे अब यही पूछने लग गए हैं कि फिल्ट्रेशन में क्या चीज प्योरीफाई होती है और क्लोरिनेशन में क्या चीज होती है, वेरी गुड। हाउ टू रिमूव डर्ट फ्रॉम वाटर, इट्स एनालाइज मेथड, जी, डर्ट रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, ये भी एक एनालिसिस है, बिल्कुल राइट। विच मेथड इज बेस्ट फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, अच्छा जी, देखिए ये सवाल जो है वो बेस्ट के लेवल में, हाँ, अगर हमने उसे ये समझाया है कि क्लोरीनेशन से ये होता है, इसमें भी देखें विच मेथड में ना एनालाइज नहीं कर रहा वो, एस के शीर खान, ए खान, आई कुडंट सी योर क्वेश्चन, लेट मी चेक, आपका क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा, ट्राई डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, अच्छा, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मेथड वो ट्राई करने का नहीं पूछ रहा, नो, देखिए इसमें भी आप ना सिर्फ नाम पूछ रही हैं, कुछ वो कंपैरिजन मैम नहीं वो हो रहा। एनालाइज करेगा ना डिफरेंट मेथड्स को, फिर वो अपने रिमेम्बर करेगा और सही वो करेगा नहीं कि नहीं, नहीं कि कौन अगर सा आप बच्चे बेहतर से, रहेगा प्यूरिफिकेशन के लिए। नहीं तो आप एनालाइज डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, ये क्वेश्चन कैसे करेंगी आप उससे, एनालाइज करो डिफरेंट मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, एनालाइज करेंगे, जांचो, तो मैम ये ना एक वास्ट हो जाएगा, ये इस तरह क्वेश्चन नहीं होगा इसका, देखिए आप ना कंपैरिजन पूछेंगे, अब मैं आपको उसके वर्ड्स देती हूँ कि आपको मैम विच एनालाइज कर, विच प्यूरिफिकेशन मेथड इज बेटर, इस तरह करके क्वेश्चन होगा फिर एनालाइज के लिए। डिफरेंट मेथड्स हमने बता दिया, विच इज द बेटर इन योर ओपिनियन, देखिए, तो ये हाँ एनालाइज हो गया। हाँ, कंपैरिजन अगर दे रहे हैं तो हमें वर्ड्स वो यूज करने होंगे, वो वर्ड्स हमें ओके यूज करने ओके होंगे, ओके, मैं आपको गॉट इट। बताती हूँ अभी कौन से वर्ड्स हैं, वर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है, तो हम एक एक स्टेप के वर्ड्स जब याद कर लेंगे ना तो हमें बहुत आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला, मैं भी आपको शेयर कर रही हूँ वो भी। अच्छा, ये देखें, अगर आपने एनालाइज करा, आई होप कि सबको इस चीज नजर आ रही होगी, अगर आपने एनालाइज कराना है कुछ भी तो आप ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, कंट्रास्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, हाउ कैन यू कनेक्ट दिस क्लोरिनेशन विद एनी अदर मेथड, ठीक है, हाउ कैन यू रिलेट चारकोल विद दिस मेथड, अब आप ये देखिए वर्ड्स की एक लिस्ट आ गई है, ये आप अगर आज एनालाइज की याद कर लेते हैं, illustrate the importance of chlorination if you want to kill the bacteria, ठीक है, categorize the different methods of water purification, ठीक है, ये आप कोरिलेट करा सकते हैं, तो एनालाइज का अगर आपसे क्वेश्चन जनरेट करने के लिए कहा है तो आपने इन वर्ब्स के अलावा कोई यूज ही नहीं करना, अगर आपसे सबसे पहले लेवल यानी कि नॉलेज के लेवल का पूछते हैं, जबकि बहुत ईजी है, नहीं पूछेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई बोल दे इस पैराग्राफ से एनालाइज लेवल का बनाओ, तो आई होप कि आपने पहले वाले पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट तो लिया होगा, अगर अब मैं कहूँ कि नॉलेज लेवल का आप जरा मुझे कोई क्वेश्चन बनाकर बताएं तो क्या बनाएंगे आप लोग, चैट में बताइए पहले की तरह। Define purification of water.
डिफाइन प्यूरिफिकेशन, हाँ इसमें हमने प्यूरिफिकेशन बताया नहीं है, लेकिन हो सकता है लेक्चर में बताए हुए, तो हमने उसकी समरी दी है। ठीक है, डिफाइन बन जाएगा बिल्कुल। Describe method of purification of water. एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ, एक्सप्लेन करवा रहे हैं आप। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन का वर्ब Tell हमारा some examples of water हम्म purifications. हम्म Ma'am, will you share the recording lecture? Identify the ways of some water purification. बिल्कुल, हाँ, मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। डिफाइन, देखिए क्वेश्चन में हम ये नहीं बोलेंगे ना कि मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, हम बोलेंगे डिफाइन, डिफाइन व्हाट इज मीन बाय वाटर प्यूरिफिकेशन, डिफाइन करो। अच्छा, कोई क्वेश्चन कर रहा था वर्बली? Ma'am, will you share the recording lecture? Yes, we will definitely share. Sir Hassan is Okay. recording the lecture and he will definitely share it on this paid group. Okay, okay. Okay. अच्छा जी, लेकिन मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने एक नोटबुक बना लें और उसके अंदर आप डेली बेसिस पे जो भी आप कर रहे हैं ना, आप वो लिखते रहें। क्योंकि हम जब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हमें इत्मीनान हो जाता है, हमारा ब्रेन बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है कि अब ये चीज़ मेरे पास आ गई है, रिकॉर्डिंग भी आ गई है और पिक्चर भी आ गई है, अब मैं पढ़ लूंगा, परसों तरसों जब भी मैं पढ़ लूंगा, एग्जाम आएगा मैं पढ़ लूंगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे ना, तो आपको वो कॉपी देखते ही आपको जरा वो चीजें रिकॉल होंगी कि हाँ ये नॉलेज में ये था, अंडरस्टैंड में ये था, ये वाली थ्योरी ये थी। तो आपके हाथ को भी याद आएगा एग्जाम में, जब हाथ चलेगा दिमाग के साथ, तो दोनों स्किल्स आपकी, मोटर स्किल्स और सारी स्किल्स चलेंगी, काम करेंगी। तो मशवरा ये कि स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल लें, रिकॉर्डिंग बिल्कुल अपना मांगे रखें फोन में, लेकिन एक कॉपी, एक नोटबुक बना लें और उस पर डे 1, डे 2, डे 3 हेडिंग डालें कि डे 1 में आपकी क्या टेक अवे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपने क्या करना है कि आपने टेक अवेज लिखने हैं डेली का। आपने एक जो है वो देखिए अपने टेक अवेज के, मैंने आज के डे 1 की हेडिंग आपने ऊपर डाली। डे 1 में टेक अवे क्या है आपका, आज के लेक्चर से आपने सीखा क्या। वो तो लेक्चर के दौरान आप कीवर्ड्स लिखते रहेंगे, भाई मैंने ये ब्लूम्स का नाम सुना, मैंने जो भी सुना, ये सब आपका चलता रहेगा। लेकिन जब लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद आपने एक बॉक्स बनाना है और डेट यहाँ लिखी हुई होगी, यहाँ लिखेंगे टुडेज टेक अवे, आज के टेक अवे क्या है, मैंने नया क्या सीखा। ठीक है, मैंने ये सीखा कि अब मैं जब अपना लेक्चर प्रिपेयर करूंगी, बच्चों को पढ़ाने जाऊंगी स्कूल के, मोस्टली यहाँ टीचर है। वेरी गुड सलमा रियाज, इफ यू हैव ऑलरेडी अ नोटबुक। जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाऊंगी तो मैं जरा देखूंगी कि मैं आज जो लेक्चर दे रही हूँ वो किस लेवल पे पूरा उतर रहा है, नॉलेज के लेवल तक ही मैं गई हूँ या फिर मैंने कोई एक्टिविटी कराई है, मैं इवेल्युएट तक लेवल तक चली गई हूँ। ठीक है, और आप अपना फिर एनालाइज करेंगे, टेक अवे के बाद आप एनालाइज करेंगे कि अब फिर आप ये सोचेंगे अच्छा ये चीज तो मैंने पहले दिन ही सीख ली, अब मैं इसे अप्लाई करूंगी। अब मुमकिन ही नहीं है कि आप वो चीज भूलेंगी, क्योंकि आपने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया अपने क्लासरूम में। ठीक है, तो इंशाल्लाह यही हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी। अब आखिरी 5 मिनट जो है वो मैं चाहूंगी कि अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, और ये ब्लूम्स के अगर सुन के आपको लग रहा है कि सब चीजें अभी मिक्स हो रही हैं, तो ये हमारा रोज का ही होगा ये इंशाल्लाह, ये आपको रट जाएंगे, ये वर्ब्स भी रट जाएंगे, इतना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा मैम, क्वेश्चन एक ये था कि जो मतलब जब भी हम यूज करेंगे तो हमेशा यही वर्ड्स यूज करेंगे, इसके अलावा मतलब बाकी कोई और नहीं कर सकते, लाइक नहीं और वर्ड्स या भी हैं। या नहीं मे बी और वर्ड्स, वर्ड्स। जी देखें और वर्ड्स हैं, आप जब इसकी सर्चिंग करेंगे ना बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, लेकिन इनिशियली मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपसे एनालाइज के लेवल का क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो आपने यही वर्ड्स यूज करने हैं ठीक। जिनकी मीनिंग आगे पीछे है। ठीक है, अगर आपसे क्रिएट का बोल रहे हैं तो ये मीनिंग भी यही, आप खुद गूगल सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, और बुक्स भी यही कहती हैं कि मतलब सबका जो है ना वो यही निकलेगा, अगर आप जो भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो है वो थोड़ा सा रैप अप की तरफ चलते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे मैं पूछना है मैम। एक क्वेश्चन है। मैंने लेट हम्म क्लास ज्वाइन की थी, कोई नेटवर्क इशू था। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने स्टार्टिंग में क्या बताया, मतलब कोर्स की आउटलाइन दी है या ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही डिस्कस किया है, या इसके अलावा जी हमारी जी प्लानिंग आपने अगर शेयर की है कि हम कितने दिनों में ये चीजें कवर करेंगे, ये पढ़ना है, तो प्लीज अगर आप हम्म समराइज कर देंगे इसको तो अच्छा अच्छा, मच देखिए इजियर फॉर मैंने मी।
जी जी, मैं उसको फ्यू मिनट्स में जल्दी से अगर मैं समराइज करूं, तो हमने टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का एक एग्जाम फॉर्मेट डिस्कस किया था कि जिसमें एमसीक्यूज और सीआरक्यूज होंगे। एमसीक्यूज तो हम सब जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये 40% होंगे। 40% में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, साइंस, मैथ्स, एसएसटी। जी, साइंस, मैथ एंड एसएसटी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं। 8% इनका जो है वो कॉम्पोजिशन है। जो 8% है तो 8 5 40, यानी कि एमसीक्यूज आपके हो गए 40%। अब बचा पेपर सीआरक्यूज के हवाले से, वो होगा पोर्शन 60%। और जो आपके सीआरक्यूज हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये लेंदी नहीं बल्कि इनको हम कहेंगे ये वो हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको सिर्फ टिक नहीं करना, बल्कि आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए कि मैं अपनी जो भी बात बताऊं उसको 3 से 4 5 लाइनों में, या जितनी भी वहां जगह दी हुई है, मैं समाप्त उसमें कर कवर दूं। कर पाऊँ। जी, तो ये ठीक है। 60%। तो ये समझ लें कि आपको जो यहाँ से मेन तैयारी करनी है ना, वो 60% की तैयारी करनी है, क्योंकि ये मोस्टली लोगों का क्लियर हो गया इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, जो 40% पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि इतना बहुत इजी था ये। अगर ठीक आपने है। आप पढ़ाते हैं ना कहीं, या आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस का आप कर लेंगे, इसमें मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो भी इतना विलिंग है कि यहाँ तक पहुंचा है कि कोर्स ले रहा है वो, तो इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस कर लेगा एसएसटी की समेत। लेकिन उसे मेहनत करनी है 60% वाले पोर्शन पर ज्यादातर। ठीक है, तो इसमें हम पैरागॉजीज डिस्कस करेंगे कि टीचिंग मेथड्स, ठीक क्लासरूम है, सॉरी मैनेजमेंट। फॉर इंटरप्टिंग यू। एक और चीज जो है, जी जी, मैंने ये सुना है कि ये जो 40% वाला हमारा पोर्शन है, इसमें से हमें 20 मार्क्स लेना लाजमी है, और 60 वाले में बिल्कुल से पास होने के लिए 30 लेना लाजमी बिल्कुल है। ऐसा ही है, मीन्स बिल्कुल 50 ऐसा ही आपका है, है तो आप पास है, लेकिन 20 उसमें से होना जरूरी है। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक सही है। सुना है आपने। तो मैं आपको यही अर्ज कर रही हूँ कि वो वाले पोर्शन में तो एमसीक्यूज में मोस्टली लोग पास हो गए, लेकिन ज्यादातर लोग जो अटके हैं, जो इतना रिजल्ट खराब आया है, वो इसकी वजह से आया, सीआरक्यूज की वजह से। हेलो। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो है हमारे जो ये एमसीक्यूज है, इसकी प्रिपरेशन हमें खुद करनी है, हम लोग सीआरक्यूज पे? जी जी, इसका जवाब आपको सर एहसन देंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये भी कवर करें। इंग्लिश सर एहसन कराएंगे आपको। और अगर सर सुन ठीक रहे हैं तो है। काइंडली मैं चाहूंगी कि सर जवाब दें आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, और आप सब जो है वो पीएसटी, जीएसटी और टीचिंग स्टाफ हैं, तो इंशाल्लाह जो है ये जो एमसीक्यूज का पोर्शन है हम उसको भी कवर करवाएंगे। और इंशाल्लाह एक डिटेल लेक्चर नोट्स होंगे। मेरी जो टीचिंग मेथडोलॉजी होगी वो इस तरह होगी कि पहले हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसी के ऊपर एक एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्लास के अंदर जो है मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं, और देन उसके ऊपर ही जो है वो एक एक्सरसाइज क्लास में कंडक्ट करवा लूं, और फिर उसके ऊपर मल्टीपल पैटर्न्स जो है वो करवाएं। फॉर एग्जांपल हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन देखते हैं, तो उसके ऊपर जो मल्टीपल पैटर्न्स होंगे उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो है मैं आपको सिलेक्टेड मॉक्स बनाकर दूंगा, ताकि आप उसको जो है वो अपने वीकेंड्स पर भी प्रैक्टिस करें। इसी तरह फिर हम जनरल नॉलेज का जो कंटेंट आ जाता है, जिसको हम जनरल साइंस या बेसिक जो हमारा ये कंटेंट बनता है पाक स्टडीज़ का, या जो सेकेंडरी तक जो हमारा एमसीक्यूज़ का पोर्शन बनता है, हम उसको भी इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे जो पूछनी है, सर इकबाल खान को भी मैं जो है वो इंशाल्लाह लाइन पे लेने की कोशिश करता हूँ। अब वो ये चीज़ है कि पहले तो वो एक कंसेंसस बना देते हैं यहीं पर ही। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है इकबाल खान साहब? बिल्कुल आ रही है सर। सर इकबाल ने भी ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, उनको भी मैं कहूँगा कि वो अनम्यूट करें। अच्छा, मेथड ये है कि अब हम जो रिकॉर्डिंग्स हैं बेसिकली आपको किस डोमेन में प्रोवाइड करें, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करते हैं। पहला तो ये है कि हम एक गूगल ड्राइव पर अपलोड करें, एंड देन आपको एक्सेस दें आपके ईमेल्स पर। एक मेथड रिकॉर्डिंग का ये है। और उसके साथ साथ जो लेक्चर नोट्स हैं वो तो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, हम कोशिश करेंगे उनको हम वहाँ पे भी अपलोड करें जब हम लेक्चर अपलोड करें। तो गूगल ड्राइव पर क्या आप सब कंफर्टेबल हैं, ताकि जो है वो आपको इजीली रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड हो?
सर व्हाट्सएप कर दें आई थिंक, अगर पॉसिबल है देखिए, गूगल ड्राइव के। व्हाट्सएप पर पॉसिबल है, व्हाट्सएप पर यस सर, प्लीज व्हाट्सएप पे कर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए व्हाट्सएप पर ही आएगी, गूगल ड्राइव पर जब आपको एक्सेस हम देंगे आपके ग्रुप आपकी ईमेल पर, तो वो आपके पास डायरेक्ट डाउनलोड भी हो जाएगी और आपके पास फॉरएवर के लिए चीजें रहेंगी। क्योंकि जब हम व्हाट्सएप पर उसको भेजेंगे तो हो सकता है अगली बार आप उसको डाउनलोड करना चाहें तो वो डाउनलोड ना हो, या आपसे वो जो है वो उसका जो बैकअप है वो आपके पास सेव ना हो सके। जब हम ड्राइव पर अपलोड करके देंगे, आपकी ईमेल के साथ एम्बेड करेंगे, तो आपके पास ये होगा कि आप उसको डायरेक्ट अपनी गैलरी में भी डाउनलोड कर सकेंगे। दूसरा, आप उसको जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप उसको अपने पास सेव रखेंगे, ताकि आपको पता चले कि इस डेट पर ये लेक्चर हुआ था, लेक्चर 1 2 3। इस तरह ऑर्डर्ड वे में आपके पास डेटा बैकअप भी रहेगा और गैलरी में सेव भी होगा। और इन दैट केस अगर आपको कल आपको आप नया फोन लेते हैं या आपकी डेटा डिलीट हो जाती है, तो आप उसको इजीली एक्सेस करेंगे ड्राइव पे जाके, सीधा सीधा। दूसरी इसमें फायदा ये होगा कि आपकी डेली, क्योंकि ये जो लेंथी लेक्चर्स हैं, तो जब हम इसको सेंड करेंगे तो आप जब मोबाइल में सेव करेंगे तो मेमोरी भी यूज होगी, और फिर दूसरा मेमोरी के साथ साथ आपको पता कैसे चलेगा कि ये लेक्चर 1 पहले दिन का लेक्चर है, ये दूसरे दिन का है। चलो मैं ऐसा कर दूंगा कि कुछ लेक्चर्स आपके फैसिलिटेट करके ये व्हाट्सएप पर भेज दूं, ठीक है, लेकिन आपको क्योंकि उसके अंदर लेक्चर लिंक्स भी आ रही होंगी, फिर नीचे स्क्रॉलिंग करने में इशू होगा। तो वो ये होगा, उसके पास आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, आप अपनी गैलरी में भी डाउनलोड कर लें और दूसरा आपके पास एक बैकअप भी रहे। तो ये मेरा एक मेथडोलॉजी है। आपको क्या आप बताइए, अब आप। हेलो। सर गूगल ड्राइव इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, उस पे आपको सर देखिए गूगल ना, ड्राइव। हाँ ड्राइव पर आपको आप डाउनलोड तो आसानी से कर सकेंगे अपनी गैलरी पर। क्योंकि व्हाट्सएप पर अगर मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये पहले दिन की क्लास है, ये दूसरे दिन की, ये तीसरे दिन की, ये चौथे दिन की। और फिर मेमोरी भी आपको आपकी फुल होती जाएगी, मोबाइल भी जितना, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं इनकी मेमोरी साइज बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास आपको जब चाहे दिल चाहे आप उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन मोबाइल में सेव करेंगे, क्योंकि वो एक्सेस मैं आपको दे दूंगा, डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको ड्राइव पर दे दूंगा। तो ये एक कंसेंसस मुझे इस पे करना था। बाकी ये जो है वो आप इस पे ये बैकअप भी आपके पास दे देंगे। तो अब इसका मेथड क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट्स मुझे अपनी ईमेल, मैं इवन ग्रुप में लिखूंगा, सिर्फ मुझे अपनी ईमेल भेज दीजिएगा, सिर्फ ईमेल एड्रेस लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे, जो इनरोल्ड है हमारे पास। मैं इन सब को एक ड्राइव पे अपलोड करके आपको एक्सेस दे दूंगा और आपको मैसेज आ जाएगा मेल पे, और आपको बता भी दूंगा कि सबको मैसेज आ चुका है, अब आप जो है एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्डिंग्स को और लेक्चर्स को। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि ड्यूरेशन ऑफ द क्लास डेली का, डेली हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम जो है वो 1 घंटे यानी 45 मिनट टू 1 आवर हम फोकस करेंगे, जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं वो डेली के कवर हों, यानी जो हमने डेली के लेक्चर्स हैं उसमें जो है वो कवर होते हैं। फिर वो डिपेंड करता है लेक्चर की लेंथ पे। अगर एक लेक्चर जो है 1 आवर का लेक्चर है तो उसको 1 आवर में कंप्लीट करेंगे, कोई 1.5 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है। तो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक। दूसरी ये चीज होगी। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि मटेरियल और स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, वो आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल तमाम मॉक पेपर्स, क्विजेज, ये या जो आज की स्लाइड्स है वो आपको व्हाट्सएप पे मिलती रहेंगी, और ड्राइव की एक्सेस आपकी वहां पर बनती जाएगी, वहां से आप सीधा अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। किसी को समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ये एक मेथड आपके पास होगा। तो ये कोई और सवाल है तो पूछ लें। सर मेरा एक सवाल है मैम जी, से। मैं आपसे आपसे मुखातिब करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ बाद में। आपका सवाल मैं दोबारा ओके लेता हूँ। जी जी, किसी और का सवाल मुझे बताइए। ओके। एवरीथिंग इज क्लियर सर। वालेकुम सलाम जी। जी बताइए। हेलो। हेलो। जी सर, मेरा मैम से क्वेश्चन है।
जी पूछिए मैडम से। तो मैडम तो अभी अवेलेबल नहीं है शायद, हमने उनको ऑफलाइन कर दिया है। ठीक ओके है। सर। और एक और चलें, चलें किसी और का मुझसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन कर सकती हैं आप। असल में हम मिस अक्षा। चलें हम अब समाप्त की तरफ जाते हैं, चीज़ों को आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। और इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम सर एक क्वेश्चन। पूछ लें जल्दी पूछें, आप टाइम ओवर हो रहा है आज का। जी आप पूछ। मैम, मेरा क्वेश्चन ये लेक्चर लेक्चर में से ये है कि मैम, एज यू क्लियर अबाउट ब्लूम टेक्सोनोमी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टीचिंग एज वेल एज इन टेस्ट. सो नाउ माय क्वेश्चन इज डेट हम्म। during during examiner give us short statement, okay, then how हम्म। we can differentiate which thing comes in analyzing applying. तो वहां पर तो हमें पैसेज जो है पूरा नहीं दिया जाएगा, वहां पर तो हम्म। हमें एक शॉर्ट जो है स्टेटमेंट दी जाएगी. तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? ये क्रिएटिंग में आएगा, ये एनालाइज में आएगा. रिमेम्बरिंग तो इजी है, वो तो हम जो है हम्म। कर सकते हैं खुद ही. बिल्कुल। सो इसमें जो है जी प्रॉब्लम हो रही थी, ये आप थोड़ा सा जी जी। क्लियर करें. ठीक मैम, थैंक देखिए जैसे मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एनालाइज लेवल कहाँ है। जरूरी नहीं है कि उसमें एनालाइज का वर्ड इस्तेमाल किया हो, वो हमारी एक्सपर्टीज शिप। मैं आपको यही अर्ज कर रही हूँ कि हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बिल्कुल सीरियसली लेना है और डेली बेसिस पर ही इसको हमें देखना होगा। जब हमारी इतनी प्रैक्टिस होगी कि हम पैराग्राफ देखते ही समझ जाएंगे कि कहाँ एनालाइज लेवल है खत्म हुआ और कहाँ इवेल्युएट शुरू हुआ। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्लासरूम प्रैक्टिस भी, और हमारी यहाँ सही पर जो हम सेशंस ले रहे हैं इसके अंदर भी हमें नए नए है पैराग्राफ्स जी. में एनालाइज लेवल के क्वेश्चंस निकालने होंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फुल कमांड हासिल हो जाएगी। मतलब वो हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा. एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू मैडम. ओके ओके, वेलकम। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, तो सर इकबाल खान शायद मौजूद है हमारे साथ। हेलो। अच्छा ठीक है, सर मौजूद नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी होपफुली मैंने खुद जिस तरह से आपसे कहा था कि मैं भी, जी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि डेफिनेटली बेशतर लोग तो मुझे जानते हैं इस क्लासरूम के। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं इंशाल्लाह खुद भी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस पूरे प्रोसेस को देखता रहूं। और मैंने माशाल्लाह आज क्लास देखी है। मैम युसरा ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, आई होप सो कि आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल भी रहा होगा और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। और मैं थैंक्स भी कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने हम पे एतमाद किया और आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। और हम भी इंशाल्लाह कमिटेड हैं कि हम पूरी सिंसिरिटी के साथ जो है वो हम अपना मैक्सिमम आपको दें इंशाल्लाह। बेहतरीन सर। तो इंशाल्लाह फिर हम कल से ज्वाइन करेंगे अगेन जो है 9:30 बजे। आप एक जी जी सर। एहसन आप एक शॉर्ट एहसन जी सर। एहसन आप फीडबैक ले लें, एक छोटा सा रिव्यू ले जी लें जी ताकि अगर कोई बिल्कुल हमारे बिल्कुल। पास एरिया ऐसा है जिसे हमें जी जी देखने बिल्कुल, की हम ज़रूरत है ठीक है तो ठीक है देखेंगे, चलें। ठीक है ना। स्टूडेंट ज़रा आप अपना, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आज की क्लास में आप क्विकली जो है वो समराइज कर सकते हैं चीज़ों को वन बाय वन पॉइंट्स। हेलो सर, हम इंशाल्लाह जो है वो ग्रुप सर में। मैं जी जी सर मैं बताइए। एक बात कहना चाहूंगी कि अगर हम गूगल ये जूम के अलावा अगर हम गूगल मीटअप पे जाएं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत इंटरप्शन हो रही है वॉइस की ना। मुझे तो हो रही है, आई डोंट नो बाकी सबको है कि नहीं, बट मुझे बहुत मसला रहा है। तो अगर हम उस पर चल जाए गूगल मीट पे तो क्या ये सही नहीं रहेगा?
सबसे पहले इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। देखिए जो गूगल मीट होती है और जूम के बीच में पहले तो हमें डिफरेंस को पता करना चाहिए। बेसिकली नंबर वन, हमारे पास जो जूम एक्सेस होती है वो पेड सर्विस होती है, यानी हम इसको लॉन्गर आवर्स के लिए यूज कर सकते हैं जूम को, और लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। अच्छा, एक सेकंड वेट कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि गूगल मीट पे हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हम लाइव लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन वो जी लिमिटेड टाइम बीच। एहसन, जी सर। मेरा ख्याल है कि अगर आप कल एक क्लास एक्सपेरिमेंट बेसिस पे सर करके मैं देख लें। असल में मेरा देखिए, मैं एक्सपेर आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं बताऊं कि जी जी सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। गूगल मीट का जो मैंने देखा है मॉड्यूल, सबसे पहले तो जब हम जी गूगल मीट को यूज़ करते हैं तो गूगल मीट का सबसे पहले रिकॉर्डेड टाइमिंग नहीं है, उसमें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर आप उसकी सर्विस को यूज़ करते हैं। नंबर टू, गूगल मीट की टाइमिंग बहुत लिमिटेड है, यानी 40 मिनट्स तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर थ्री, जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएशंस हैं जूम के अंदर, हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल टीचर्स को को होस्ट बना सकते हैं, होस्ट बना सकते हैं, और क्लाउड रिकॉर्डिंग की जा सकती है, और स्टैंडर्ड टाइम हम चाहे 3-4 घंटों तक लेना चाहें तो हम क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं जूम पर हमें। और दूसरा उसके साथ जो है, जूम पर जब मैं आज हमारा पहला दिन था, तो दूसरी चीज़ जो आपकी तरफ रही होगी, आपके पास इशू रहा होगा, वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का रहा होगा, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स को मैंने सुना, क्लास को अटेंड किया, तो उसमें जो है वो चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ही ओके थी। इवन मेरी तरफ भी, जो कि क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वो एक रिमोट एरिया है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ भी, आप तो सब कराची से बिलोंग करते हैं, सेंटर से, मैं एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मेरी तरफ जो है वो इंटरनेट ख़राब होने के 2-3 सिग्नल्स होने के बावजूद भी जो है वो ठीक रही मेरी तरफ नेट। तो नेक्स्ट टाइम जब, और इवन मैंने एक और चीज़ देखी, जब एक और मैसेज जो म्यूट का कह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स थे, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, उन्होंने बड़ा अच्छा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, और उन्होंने अपने आप को म्यूट रखा, और उन्होंने बेसिक जो चीज़ें होती है क्लास के डेकोरम को, वो फॉलो किया। वो बहुत बड़ा एक अच्छी बात है कि स्टैंडर्ड फॉलो किया। आप सबने अपने आप को जो है वो म्यूट किया। जो बेसिकली न्यू कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा था ना, तो उसको 2-1 मिनट के लिए जूम को अंडरस्टैंड करते हुए म्यूट करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ी अरसे तक शोर सुनाई दिया हो, या बाकी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू हो सकता है। मैं इस बात को यहाँ पर जो है वो कहूँगा। दूसरी चीज़, जब हम इस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड होगी, वो बिल्कुल ही एक रिकॉर्डेड होगी, उसमें कोई जो है वो ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होंगी। गूगल मीट का मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, उसके अंदर इवन दूसरी चीज़ सर, कि जो गूगल मीट है उसको सबको इस्तेमाल करना आसान नहीं है सबके लिए। जितना जूम इजी एंड कन्वीनियंट मेथड है, आप सिर्फ क्लिक करते हैं लिंक पर, तो इजीली आप उसको सेव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जी ड्राइव में शेयर। एहसन, मैं समझ गया आपकी बात। मैम को मैं देख नहीं सका किनका ये रिस्पांस था गूगल मीट वाला। बहरहाल अगर वो मौजूद हैं और मुझे सुन रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ग्रुप पार्टिसिपेंट ने सेशन को लीव कर दिया अर्ली। जी तो जी अच्छा, मैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँ कि ये जो जूम देखें, जूम में भी फ्री वर्जन होता है ना, वो 40 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता। इसी तरह से जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म है, किसी का 30 मिनट्स का टाइम है, किसी का 40 मिनट का टाइम है। फिर उसमें ये होता है कि लाइक लिंक जो है रीबिल्ड करना होता है, रिक्रिएट करना होता है, फिर वो क्लास इंटरप्ट होती है। तो हमने आपके सेशन के लिए स्पेशली सर एहसन ने ये अरेंजमेंट किया है कि ये जूम का ये पेड वर्जन लिया है इन्होंने, ठीक है ना। ये पेड, इसीलिए अभी तक ये अनइंटरप्टेड ये क्लास चल रही है। मेरे ख्याल में इट्स मोर देन एन आवर जी, ना, एक बिल्कुल घंटे से बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। हमारा हो चुका है, जी और जी ये अनइंटरप्टेड चल रही है। दूसरी जो टेक्निकल बात इसमें आई है कि जहाँ पे कुछ, जब वॉइस आप लोगों को, मुझे भी आ रही है, डिस्टॉर्ट होती है। डिस्टॉर्शन जो है वो एक्चुअली हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला होता है,
और ये अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल सबके साथ ही मसला है, हर एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, शेडिंग हुई होती है सिग्नल्स। तो यहाँ पे टेक्निकली एक बात हमें सर एहसन की गुफ्तगू से पता चल गई कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर हो वो। हेलो। जी जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ आप। जी सर, आप सुन पा रहे हैं हम। हेलो जी जी, सर आप एहसन, ऑडिबल है सर। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। जी अच्छा सर, चले। आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसमें तो इंस्ट्रक्शन नहीं होगी ना? नहीं सर, उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बस ये है कि इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ये जो है वो बेसिकली इंटरनेट का इशू है, जिसकी वजह से जो है वो कनेक्शन में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। बाकी बहरहाल सब चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट भी किया है। और इंशाल्लाह इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इवन जब मेरी क्लासेस होंगी तो थोड़ा सा टाइम पहले होंगी, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि सिग्नल्स अच्छे मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और कल फिर हम जो है वो अच्छे एक लेक्चर के साथ आपके साथ जो है वो ज्वाइन करते हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाहु खैर सर। ठीक है, शुक्रिया सबका ज्वाइन करने। तब मुझे ईमेल ज़रूर कीजिएगा, मैं इसकी एक्सेस बनाता हूँ।